देखिए, साम्य स्थिरांक के बारे में समझेंगे। साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक अगर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k1 और विपरीत अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। और किससे प्रकट करते हैं इसको? केसी से। एक बार फिर ध्यान देंगे, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक अगर अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक और विपरीत या प्रतीप अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। माना किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k1 और विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k2 है, तो ऐसी स्थिति में साम्य स्थिरांक बराबर होगा अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटे विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अर्थात Kc बराबर K1 बटे K2। अभी मैंने बताया साम्य स्थिरांक की डेफिनेशन आपको लोगों को कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक अगर अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक और विपरीत अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। माना किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक k1 है और विपरीत अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक k2 है, तो साम्य स्थिरांक होगा अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटे विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अर्थात Kc बराबर K1 बटे K2। इसको एक दूसरे तरीके भी डिफाइन किया जा सकता है। वो क्या है कि अभी मैंने आप लोगों को जब पिछले वीडियो में ये बताया था कि Kc बराबर C इंटू डी की मोलर कंसेंट्रेशन बटे A की मोलर कंसेंट्रेशन इंटू B की मोलर कंसेंट्रेशन। आप देखिए, ये अभिक्रिया का वेग है और ये ही किसके बराबर होता है? Kc के। किस कंडीशन में? कि यदि इनका मोलर सांद्रण इकाई हो, एक इकाई हो, तो आप जानते हैं 1 गुणा 1 बटे 1 गुणा 1 कितना होगा? 1। और ये क्या था? अभिक्रिया का वेग। तो हम दूसरी तरीके से इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। यानी अगर क्रियाकारक और क्रियाफल पदार्थों का जो इकाई मोलर सांद्रण है या जो सांद्रण है वो इकाई है, तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग साम्य स्थिरांक k के बराबर होता है। और साम्य स्थिरांक को किससे प्रकट करते हैं? Kc से। अर्थात इकाई मोलर सांद्रण पर ये C इंटू डी की मोलर कंसेंट्रेशन बटे A इंटू बी की मोलर कंसेंट्रेशन बराबर Kc। कि इकाई मोलर सांद्रण पर वेग स्थिरांक, वेग अभिक्रिया का वेग वो साम्य स्थिरांक के बराबर होता है। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब यहां से आगे आप समझेंगे ला सातेलिए का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और जब तक रसायन विज्ञान से आपका संबंध है तब तक ये आपको आता रहेगा। ये है ला सातेलिए का नियम लिखें या सिद्धांत लिखें। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ला सातेलिए का सिद्धांत या ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ली चैटलियर ने यह सिद्धांत 1884 में दिया था और इन्होंने बताया इसकी आवश्यकता कैसे हुई।
साम्य अवस्था में ताप, दाब और सांद्रण का परिवर्तन करते समय साम्य अवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन ली चैटलियर ने किया और उसका जो रिजल्ट निकल कर आया उसने उसे एक नियम के रूप में प्रतिपादित कर दिया और ये ही नियम कहलाता है ला-सातेलिए का नियम या ला-सातेलिए का सिद्धांत। और बहुत सिंपल शब्दों में इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि साम्य अवस्था में ताप, दाब और सांद्रण परिवर्तित किया जाए तो साम्य अवस्था स्वयं उस ओर परिवर्तित हो जाती है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर हो सके। फिर ध्यान से सुनेंगे, एक बार ध्यान देंगे। यदि साम्य में ताप, दाब और सांद्रण परिवर्तित किया जाए तो साम्य स्वतः ही उस ओर परिवर्तित हो जाता है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर हो सके। जैसे इसका पहला पॉइंट है कि ताप वृद्धि करने पर साम्य स्वतः ही उस ओर परिवर्तित हो जाता है जिधर ताप अवशोषित होता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे हम तो साम्य स्वतः ही उस ओर चला जाता है जिससे ताप कम हो या ताप अवशोषित हो। दूसरा है दाब परिवर्तित करने पर साम्य उस ओर परिवर्तित हो जाता है जिससे आयतन में या अणुओं की संख्या या मोल्स की संख्या में कमी हो। दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे, दाब परिवर्तित करने से साम्य स्वतः उस ओर परिवर्तित हो जाता है जिधर आयतन या अणुओं की संख्या या मोल्स की संख्या में कमी हो। और तीसरा है कि ताप, दाब और सांद्रण परिवर्तन करने से साम्य स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तीसरे पॉइंट में है कि यदि अभिकारक पदार्थों में, देखिए जैसे रिएक्शन ये है, वो बार बार रिएक्शन समझाने के लिए आ रही है, A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, ये है। तो उन्होंने कहा कि यदि अभिकारक पदार्थों में, अगर अभिक्रिया के लिए अभिकारक पदार्थ A और B है, कि यदि अभिकारक पदार्थों में कोई बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है तो अगर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है, और यदि क्रियाफल पदार्थों में कोई बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट में या वेग में वृद्धि हो जाती है। अर्थात बाहरी पदार्थ मिलाने पर, अभिकारक पदार्थों में बाहरी पदार्थ मिलाने पर अगर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि, और क्रियाफल पदार्थों में कोई बाहरी पदार्थ मिलाने पर बैकवर्ड रिएक्शन के वेग में वृद्धि हो जाती है। ये 3 पॉइंट हैं जो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हैं। एक बार फिर ध्यान देंगे क्या है ली चैटलियर प्रिंसिपल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1884 में ये नियम दिया था या सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि यदि साम्य अवस्था में ताप, दाब और सांद्रण परिवर्तित किया जाए तो साम्य अपने आप ही उस दिशा में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर हो सके। यदि ताप वृद्धि की जाती है, पहला पॉइंट किसका है, ताप वृद्धि का। यदि ताप वृद्धि की जाती है तो साम्य स्वतः ही उस ओर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है जिससे जिधर ताप अवशोषित होता है यानी ताप में जिधर कमी आती है उधर को अपने आप बदल जाता है। दूसरा पॉइंट है कि यदि दाब वृद्धि की जाती है तो आप जानते हैं दाब का प्रभाव किस पर पड़ता है, सीधे आयतन पर। दाब ज्यादा करेंगे तो आयतन कम हो जाएगा, दाब कम करेंगे तो आयतन ज्यादा हो जाएगा। अच्छी तरह पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो उसमें दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि दाब वृद्धि करने से साम्य अपने आप उस ओर बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा जिधर आयतन में कमी हो या अणुओं या मोल्स की संख्या में कमी हो, उधर को परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि अभिकारक पदार्थों में कोई बाहरी पदार्थ मिलाने पर अगर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है, और यदि क्रियाफल पदार्थों में बाहरी पदार्थ मिलाए तो बैकवर्ड रिएक्शन के यानी विपरीत अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। ये कहलाता है ला-सातेलिए का नियम या ली चैटलियर प्रिंसिपल।